नागाभट्ट प्रथम 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ने पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागाभट्ट प्रथम के शासनकाल में वंश ने इस क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ स्थापित की और भविष्य के विस्तार की नींव रखी। नागाभट्ट II को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था और इस हार के बाद नागाभट्ट II को मालवा और गुजरात का क्षेत्र खोना पड़ा था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज 836-885 था, जिसने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया और कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमणों का विरोध करने के साथ साथ पालों और राष्ट्रकूटों के साथ अपने त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापी राजा मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक थे। मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और वह विष्णु भक्त था, इसलिए उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिरभोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। राजशेखर, जो एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक थे, वे गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे और उनके गुरु भी थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसने 1036 में शासन किया था, जिसके बाद ये राजवंश समाप्त हो गया था। दिल्ली नगर की स्थापना का इतिहास काफी पुराना और जटिल है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि राजपूत तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की थी, जो 11वीं शताब्दी में दिल्ली को एक संगठित नगर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण थे। गहरवाल या गहरवाल राजवंश, जिसे राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में एक क्षत्रिय शक्ति थी, जिसकी राजधानी वाराणसी में थी। गहरवाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और उनकी राजधानी वाराणसी थी। गहरवाल वंश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और जिसका मंत्री लक्ष्मीधर था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गहरवाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था, जिसने कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। गोविंद चंद्र गढ़वाला की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण किया। उन्होंने बौद्ध मठों के समर्थन के लिए कई गांवों को भी सौंपा। इस मठ के पूर्व की ओर 2 प्रवेश द्वार थे। साइट के पश्चिमी छोर पर एक विशेष ढका हुआ मार्ग एक छोटे से मध्ययुगीन मंदिर की ओर जाता है। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। पृथ्वीराज III ने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच शत्रुता हुई। पृथ्वीराज तृतीय एक मूर्ति दरवाजे पर अपमान स्वरूप रखवा दी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज संयोगिता से पहले से ही प्रेम करता था। गहरवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। चाहमान या चौहान वंश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। 27 मार्च 1112 को चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजयराज चौहान ने गढ़ अजयमेरू की स्थापना की तथा चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई। चाहमान वंश चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक, अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, ने 1153 से 1163 तक शासन किया और हरेकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, के दरबारी कवि थे और उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद, जिसे पहले चौहान शासक विग्रहराज विसलदेव ने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में बनवाया था। यह पहले चौहान शासक विग्रहराज IV विसलदेव द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था, जो संस्कृत पाठशाला के लिए था। मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुब उद दीन ऐबक ने 1194 में इसे तोड़ दिया और मस्जिद का नाम आधा दिन का झोपड़ा बनाया। पृथ्वीराज III, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश का अंतिम शासक था और चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज III ने बनवाया था। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की रानी रखल देवी ने इस दुर्ग के जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया था। रणथंभौर दुर्ग के जैन मंदिर को 12वीं शताब्दी के जैन लेखक सिद्धसेन सूरी ने प्रमुख जैन तीर्थों में गिना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन आधुनिक तरावरी, हरियाणा के मैदान में हुआ था।
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी खुर्रम की सेना ने पृथ्वीराज चौहान राजपूत की सेना को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गौरी ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। परमार या पनवार मध्यकालीन भारत का एक राजपूत वंश था। यह अग्निवंशी वंश से आने का दावा करता है। परमार वंश के लोग मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी, जिसकी राजधानी धारा नगरी वर्तमान धार थी और प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था, जिसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नैषधीय चरित लेखक श्रीहर्ष। समय 12वीं शताब्दी। विषय निषद देश के राजा नल एवं दमयंती के प्रणय का वर्णन। बृहत्रयी कहलाते हैं। प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। इस पुस्तक की रचना 1305 में मेरुतुंगाचार्य द्वारा की गई थी। यह जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण और अन्य विषयों पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिनमें राजमार्तंड, सरस्वती कंठाभरण और युक्तिकल्पतरु प्रमुख है। नवसाहसांकचरित संस्कृत महाकाव्य के रचयिता पद्मगुप्त थे, जिन्हें परिमल कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा दशरूपक के लेखक विष्णुपुत्र धनंजय हैं, जो मुंजराज 974-995 के सभासद थे। भरत के नाट्यशास्त्र को अति विस्तीर्ण समझकर उन्होंने इस ग्रंथ में नाट्यशास्त्रीय उपयोगी बातों को संक्षिप्त करके कारिकाओं में ये ग्रंथ लिखा। परमार शासक वाकपति मुंज के दरबार में धनिक, हलायुध, अमित गति और पद्मगुप्त जैसे विद्वान और कवि थे, जो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान परमार शासक वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज परमार वंश थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज परमार वंश थे। परमार वंश के राजा भोज ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राजा भोज के शासनकाल में धार नगरी विद्या और विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र थी और उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी और इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। परमार वंश के बाद तोमर वंश और फिर चाहमान चौहान वंश का उदय हुआ, जिनमें से चाहमान वंश ने दिल्ली पर शासन किया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों अर्थात उलुग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और उसके शासक हमीर देव को मार डाला। उन्होंने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालोर पर भी कब्जा किया। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में महोबा बनाया गया। प्रतिहार साम्राज्य के कमजोर होने के बाद बुंदेलखंड, जो पहले जेजाकभुक्ति के नाम से जाना जाता था, में चंदेल वंश का उदय हुआ। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिसने 831 में इस वंश की स्थापना की। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ, जो पहले जेजाकभुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक 831 ने की थी। चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में महोबा में स्थानांतरित कर दिया गया था। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित नहीं की थी, बल्कि चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था, जिसने लगभग 925-985 तक शासन किया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण जरूर किया था। देवपाल ने यशोवर्मन को हराया था और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यशोवर्मन, जो चंदेल वंश का शासक था, ने कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन वह प्रतिहार राजा देवपाल से हार गया। देवपाल ने यशोवर्मन को हराया और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में, जिसे वैकुंठ विष्णु को समर्पित किया गया है, चंदेल राजा यशोवर्मन ने एक 3 सिर वाली और 4 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करवाई थी, जो विष्णु के वैकुंठ रूप का प्रतिनिधित्व करती है। वराह मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है, जबकि वैकुंठ विष्णु मंदिर में वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है।
धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही कन्नौज छोड़ दिया था, जो कि विद्याधर को कायरतापूर्ण लगा। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय शासक थे जिन्होंने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमर्दिदेव परमल के सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश, जिसे गुजरात के चालुक्य शासक के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने 950 से 1300 तक गुजरात और काठियावाड़ के कुछ हिस्सों पर शासन किया। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और वह शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, मंदिर को लूटा और शिवलिंग को तोड़ा था। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था, जिसने 1092 से 1142 तक गुजरात पर शासन किया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र, जिन्हें हेमचंद्राचार्य भी कहा जाता है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जैसी सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजाओं के शासनकाल में, विशेष रूप से भीम प्रथम के शासनकाल में 1026-27 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन धर्म को मानने वाला था और वह जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र का शिष्य था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम II के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। वाघेला वंश का अंतिम शासक कर्ण II, जिसे कर्णदेव भी कहा जाता है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का सामना किया था। कलचुरी चेदी राजवंश, जिसे चेदी के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के बीच चला त्रिपक्षीय संघर्ष राजनीतिक सत्ता, क्षेत्रीय प्रभुत्व और सांस्कृतिक नेतृत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कालखंड में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय पश्चिमी और उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में हुआ। इस वंश के संस्थापक नागाभट्ट प्रथम थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में अपने शासन की नींव रखी। नागाभट्ट प्रथम का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में होने वाले अरब आक्रमणों का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध किया। अरब सेनाएं सिंध पर अधिकार करने के बाद राजस्थान और मालवा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी, किंतु नागाभट्ट प्रथम ने उन्हें निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस विजय ने न केवल गुर्जर प्रतिहार वंश को प्रतिष्ठा प्रदान की, बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागाभट्ट प्रथम के शासनकाल में प्रतिहार सत्ता सुदृढ़ हुई और भविष्य के शासकों के लिए साम्राज्य विस्तार की मजबूत नींव तैयार हुई। नागाभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहार वंश में कई शासक हुए, किंतु 9वीं शताब्दी में नागाभट्ट द्वितीय का शासन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। नागाभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर प्रतिहारों को उत्तर भारत की राजनीति का केंद्रीय स्तंभ बना दिया। कन्नौज उस समय गंगा यमुना दोआब का प्रमुख नगर था और जो भी वंश इस पर नियंत्रण रखता था, वही उत्तर भारत की राजनीति में अग्रणी माना जाता था। हालांकि नागाभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के परिणामस्वरूप नागाभट्ट द्वितीय को मालवा और गुजरात के क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद प्रतिहार शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और शीघ्र ही उन्होंने पुनः अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक मिहिर भोज था, जिसने 836 से 885 तक शासन किया। मिहिर भोज के शासनकाल को प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। उसने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत में एक सशक्त केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की।
मिहिर भोज एक विष्णुभक्त शासक था और उसने विष्णु के वराह अवतार के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों पर भी वराह की आकृति अंकित मिलती है, जो उसकी धार्मिक आस्था और वैष्णव परंपरा को दर्शाती है। मिहिर भोज ने न केवल राजनीतिक दृष्टि से साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि उन्होंने न केवल अरब आक्रमणों का विरोध किया, बल्कि पालों और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भी निर्णायक भूमिका निभाई। ये संघर्ष मुख्यतः कन्नौज के नियंत्रण को लेकर था और लगभग 2 शताब्दियों तक चला। इस संघर्ष ने उत्तर भारत की राजनीति को अत्यंत गतिशील बनाए रखा। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम का शासन आया, जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक राजशेखर रहते थे। राजशेखर संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे और उन्होंने काव्य, नाटक तथा साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह तथ्य दर्शाता है कि प्रतिहार शासक विद्या और विद्वानों के संरक्षक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल माना जाता है, जिसने 1036 तक शासन किया। इसके बाद यह वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और अंततः समाप्त हो गया। प्रतिहारों के पतन के साथ ही उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। इन्हीं परिवर्तनों के बीच दिल्ली के इतिहास की नींव भी पड़ी। दिल्ली नगर की स्थापना का इतिहास अत्यंत प्राचीन और जटिल है, किंतु सामान्यतः ये माना जाता है कि राजपूत तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने 736 में दिल्ली की स्थापना की थी। बाद में 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों ने दिल्ली को एक संगठित नगर के रूप में विकसित किया, जिससे यह उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। प्रतिहारों के पतन के बाद गंगा घाटी में गढ़वाल या गाहड़वाल वंश का उदय हुआ, जिसे राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और उनकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी उस समय धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था, जिसने कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। उसके शासनकाल में गढ़वाल सत्ता अपने चरम पर पहुंची। गोविंद चंद्र के शासन की एक विशेषता ये थी कि उसके दरबार में विद्वानों और मंत्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। उसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो धर्मशास्त्र और विधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया, जो बौद्ध धर्म के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने बौद्ध मठों के समर्थन के लिए कई गांव दान में दिए। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में धार्मिक सहिष्णुता और विविध परंपराओं का संरक्षण किया जाता था। इसी कालखंड में चौहान वंश का उदय हुआ, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है। चौहान वंश ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। 27 मार्च 1112 को अजयराज चौहान ने गढ़ अजमेरू की स्थापना की, जो चौहान साम्राज्य की राजधानी बनी। चौहान वंश के शक्तिशाली शासकों में विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहा जाता है, का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने 1153 से 1163 तक शासन किया और हरेकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। उनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय था। बाद में मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसे ध्वस्त कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ये घटना मध्यकालीन भारत में राजनीतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक टकराव का प्रतीक मानी जाती है। चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। वे चौहान वंश के अंतिम शासक थे। उनके राजकवि चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय का जीवन और संघर्ष भारतीय इतिहास में वीरता और त्रासदी दोनों का प्रतीक है। उन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, किंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के साथ ही उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। इसी काल में गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का कारण पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण करना माना जाता है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर मार डाला। यह युद्ध वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। इस पराजय के साथ ही गढ़वाल वंश का अंत हो गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में परमार वंश का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
परमार या पनवार वंश एक राजपूत वंश था जो स्वयं को अग्निवंशी मानता था। इस वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी और इसकी राजधानी धारानगरी थी, जबकि प्राचीन राजधानी उज्जैन मानी जाती है। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था, जिसने मध्य भारत में एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। राजा भोज विद्या, कला और विज्ञान के महान संरक्षक थे। उन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण और वास्तुशास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। युक्तिकल्पतर रूप में उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्रों का भी वर्णन किया। राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। उनके शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र बनी। उन्होंने भोजपुर नगर की स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। परमार शासक वाकपति मुंज के दरबार में धनिक, हलायुद्ध, अमित गति और पद्मगुप्त जैसे विद्वान रहते थे। पद्मगुप्त ने नवसहसांकचरित की रचना की। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का उदय हुआ, जिसे पहले जेजकभुक्ति कहा जाता था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 में की थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक यशोवर्मन था, जिसने 925 से 985 तक शासन किया। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, किंतु प्रतिहार शासक देवपाल से पराजित हुआ। चंदेल शासकों ने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धनदेव ने 999 में करवाया था। चंदेल शासक विद्याधर का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दुर्लभ उदाहरण माना जाता है। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव था, जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात में सोलंकी या चालुक्य वंश का उदय हुआ, जिसने 950 से 1300 तक शासन किया। इस वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी शासक भीम प्रथम के शासनकाल में 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य रहते थे। कुमारपाल के शासनकाल में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण मिला। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास राजनीतिक संघर्षों, साम्राज्य निर्माण, सांस्कृतिक उत्कर्ष और धार्मिक सहिष्णुता का एक जटिल लेकिन अत्यंत समृद्ध चित्र प्रस्तुत करता है। गुर्जर प्रतिहारों द्वारा अरब आक्रमणों का प्रतिरोध, चौहान और गढ़वाल शासकों की वीरता, परमार और चंदेल शासकों का सांस्कृतिक योगदान तथा सोलंकी वंश का स्थापत्य और धार्मिक संरक्षण, ये सभी तत्व मिलकर इस कालखंड को भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बनाते हैं।